हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब आओ इस फाइल में अपन देखते हैं मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, मंत्रिपरिषद। हेडिंग देखना अपने को, ये क्या लिखा हुआ है, ये मंत्रिपरिषद है, ठीक है ना, ये मंत्रिमंडल नहीं है। ठीक, मंत्रिपरिषद है। अभी इसमें दोनों में डिफरेंस आएगा, तो पहले तो अपने को ये शब्द अपने को ध्यान देना है, ये मंत्री परिषद लिखा हुआ है, ये मंत्रिमंडल नहीं लिखा हुआ है। ओके, मंत्रिपरिषद को अपन इंग्लिश में बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये मंत्रिमंडल जो शब्द होता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है कैबिनेट। ठीक है, तो जो हेडिंग है अपनी टॉपिक की, दैट इज मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिमंडल यहाँ हेडिंग अभी नहीं है, ये अलग ही टॉपिक है, बिल्कुल अलग इन द सेंस कि जैसे मंत्रिपरिषद का हिस्सा ही होता है ये मंत्रिमंडल, लेकिन अलग टॉपिक इन द सेंस जैसे अभी अपन आगे देखेंगे जैसे मंत्रियों के प्रकार में कैसे ये आएगा। ठीक है, तो जो टॉपिक है अपना वो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो वैसे तो जैसे आप जैसे देख रहे हो 74 से लेके 78 तक है, लेकिन ये अपन दो क्लब में इनको अपन क्लबिंग करके पढ़ना पड़ेगा। मतलब दो आर्टिकल तो ये हैं 74 और 75, और फिर दो आर्टिकल ये हैं 77 और 78। अब आप सोचोगे सर बीच में 76 कहाँ गया, तो 76 नो डाउट फ्लो में ही 75 के बाद 76 भी है संविधान में, आर्टिकल 75 के बाद 76 भी है, 76 के बाद 77 भी है, मतलब ये कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन 76 का जो संबंध है वो अटॉर्नी जनरल से है, महान्यायवादी, तो उस अटॉर्नी जनरल का संबंध काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं है, इसलिए इसको अपन इस टॉपिक के अंदर डिस्कस नहीं किया। ये अलग से टॉपिक अपन लेंगे आर्टिकल 76। तो जो समझने वाली बात है वो क्या कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित जो अनुच्छेद है 74 से लेके 74, 75 और फिर 77, 78, ये चार आर्टिकल है। ओके, तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 74 क्या कहता है। देखो काफी इंटरेस्टिंग है, सवाल भी अभी जैसे इस बार प्री में भी आया था और आते रहते हैं काफी। सबसे पहले अपन देखते हैं अनुच्छेद 74(1) क्या है। राष्ट्रपति को सलाह, किसको सलाह, राष्ट्रपति को। संसद नहीं लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन है, ये संसद नहीं है यहाँ, ये संसद को सलाह देने के लिए नहीं है ये मंत्रिपरिषद, किसको सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सलाह को सहायता और सलाह, ठीक है ना, सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद सब ध्यान रखना। मंत्रिमंडल शब्द का तो उल्लेख ही अपन जैसे देखेंगे संविधान में एक ही जगह 352 में, बाकी सब जगह जो कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है वो किस शब्द का है, मंत्रिपरिषद का है। ठीक है, तो अभी सारी चीजें डिटेल में आएंगी, अपन सारा एक एक आर्टिकल को बिल्कुल चबा चबा के पढ़ेंगे। ठीक, तो एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद का प्रधान। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, करता है नहीं है, देखो दोनों में फर्क है। ये शब्द देखो, ये कंपल्सन है, करेगा। ठीक है ना, इस शब्द पर आप गौर करो, करेगा। अगर ये शब्द ये होता ना कर, मतलब करता है, करता है, तो ये करता है, करती है, जैसे आपने देखा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एंड में आते हैं करता है, करती है। तो करता है, करती के अंदर एक अनिश्चितता का भाव होता है, अनसर्टेनिटी। लेकिन करेगा, जैसे विद्यार्थी इस पाठ का अध्ययन करेगा, तो करेगा लगते ही क्या आ जाता है, कंपल्सन आ जाता है, आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो गा कर दिया, कंपल्सन आ गया, ये मतलब कंपल्सन का मतलब अनिवार्यता का अंश आ गया, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन यही मायने रखती हैं। ठीक है, तो क्या है के अनुसार कार्य करेगा, और ये करेगा कब जोड़ दिया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ दिया गया। अब मेरे को जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है, अब मुझे शायद बताने की जरूरत ही नहीं है इसमें प्रधानमंत्री कौन, ये तो याद हो गया सर, अब क्या करते हो। चलो खैर कोई बात नहीं, अपना तो काम है बताने का। आज पहली बार जिसने वीडियो देखा वो भी सुन ले भाई, इंदिरा गांधी कांग्रेस प्रधानमंत्री, ठीक है। तो उन्होंने ये करेगा ये शब्द जोड़ा, 42वें संविधान संशोधन 1977। फिर देखो करेगा तो जुड़ गया, फिर मुरारजी देसाई आए, उन्होंने भी देखा कि कुछ करो, और तो क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन 1978। इस समय प्रधानमंत्री कौन है, मुरारजी देसाई, जनता पार्टी सरकार, मुरारजी देसाई, मुरारजी मुरारजी देसाई, जनता पार्टी सरकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 क्या हुआ,
के द्वारा के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है। मतलब राष्ट्रपति कह सकता है मंत्रिपरिषद को 11 बार वापस विचार करो, लेकिन कितनी बार? ओनली वंस। ये ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को। ठीक है, तथा पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा, है ना। तो पहली बार जो सलाह दी मंत्रिपरिषद ने उस पर काम करेगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति को कोई संशय होता है तो सिर्फ कितनी बार? सिर्फ एक बार वो मंत्रिपरिषद के पास सलाह पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन जब मंत्रिपरिषद ने सलाह चाहे उसमें कोई चेंज नहीं किया हो तो राष्ट्रपति को वो माननी पड़ेगी। ये ध्यान रखना। अब देखो क्या है, इस प्रकार इस प्रकार क्या हुआ? इस प्रकार 42वें व 44वें संविधान संशोधन, 42वां 76 में, 44वां 78 में, 42वां 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, है ना। ये थोड़े से वर्ड मिसिंग हो रहे हैं, इनको एंड टू एंड ये अपन इंसर्ट करते जाते हैं। संशोधन अधिनियम के द्वारा, है ना, के द्वारा मंत्रिपरिषद 42वें 44वें संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श को राष्ट्रपति के लिए कैसे बना दिया? बाध्यकारी। भैया कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, काम करना पड़ेगा जो हमने मंत्रिपरिषद ने कहा है, बना दिया है। बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के राष्ट्रपति द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य कैसा होगा? असंवैधानिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अतः अनुच्छेद 74 में किसका अंश है? अनिवार्यता का अंश है। करेगा, करता है नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा। करता है नहीं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है नहीं है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड? करेगा। समझ गए? तो पहला ही बाउंसर आ गया। अरे ये तो है खेल, ठीक है ना। तो ये देखा अनिवार्यता का अंश। फिर देखते हैं आगे इंटरेस्टिंग चीज क्या है। इस प्रश्न, है ना, मतलब इस प्रश्न की कोई भी न्यायालय, कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, कोई सा भी कोर्ट, कोई भी न्यायालय जांच नहीं कर सकता है कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी। ठीक है ना, क्या सलाह दी, वह यदि दी तो क्यों दी, क्यों, है ना। पहली बात तो कि भाई क्या सलाह दी उस पर कोई चर्चा कोई भी न्यायालय नहीं करेगा, और दूसरी कोई भी जैसे सलाह दी तो वो क्यों दी, इसकी किसी भी न्यायालय में जांच नहीं हो सकती। समझ गए? यह उपबंध राष्ट्रपति एवं मंत्रियों के बीच से गोपनीय संबंधों पर बल देता है। तो कौन से अनुच्छेद की आत्मा क्या है, इसको अपन को ध्यान से समझना है। ठीक है ना, जैसे 74(1) में देखा था अनिवार्यता का अंश, 74(2) के अंदर देखा गोपनीयता का अंश है ना। तो ये आर्टिकल 74(1) है और फिर 74(2) है। इसको बिल्कुल ऐसे वैज्ञानिक तरीके से अपन को पढ़ना। समझ गए? तो ये थी एक बेसिक चीज। जैसे क्या होता है जब अपन राष्ट्रपति की शक्तियों का समाधान पढ़ा था ना 72 में, दंड और दंडादेश, तो उसमें मृत्यु दंड का जैसे मामला मैंने आपको बताया था, जैसे राजीव गांधी वाला कितना लंबा चला। ठीक है, तो इसमें अब कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता कि भाई वापस क्यों ले ली गई। मतलब 6 साल बाद वापस ले ली गई, 5 में दी, फिर 11 में 6 साल बाद वापस ले ली, तो भैया क्यों ले ली, उस समय क्या दी थी, ये सब गोपनीय। कोई भी कोर्ट इसके अंदर दखलंदाजी नहीं कर सकता। जुडिशियल रिव्यू मतलब इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये अपने को समझने वाली बात है 74(2) क्यों। ओके, ये समझ में आ गया। तो ये देखा अपन ने आर्टिकल नंबर 74। अब अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 75। यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं अपन, है ना। 75 अनुच्छेद 75। अब देखो 75 में क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 74 में तो अपन ने 74 1 2 पढ़ा। 75 के अंदर क्या होता है, ये टोटल 6 है। मैं आपको बात बताऊँ, पहले एक नजर में देख लो इसको, है ना। ये देखो ये टोटल 6 है। पहले तो एक, फिर एक का है, फिर 2 3 4 5 और ये 6 तक। समझ गए? ऐसे 6 तक है ये टोटल। और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, समझना आपने को। जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना ही कहीं इजी है ये, बस फैक्ट्स हैं यार, ध्यान रखना है। हाँ
75(1). 75(1) क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। पहले तो बताओ प्रधानमंत्री क्या होता है। इसमें चयन वर्ड लिखा हुआ है, मनोनीत वर्ड लिखा हुआ है या नियुक्ति वर्ड लिखा हुआ है। तो प्रधानमंत्री क्या होती है? नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट। ठीक है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखो, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति है ना, वैसे अन्य मंत्रियों की भी क्या है? नियुक्ति है। और दोनों की कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति। लेकिन मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पे करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ना, देखो प्रधानमंत्री वर्ड को समझो। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान है दैट इज प्रधानमंत्री। तो मंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, है ना, ऐसे अपन को समझना है। पहले है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, फिर है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह। अब यूं मत कर देना प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, मतलब मनमोहन सिंह ने कराई थी मोदी की नियुक्ति। अरे काका, ऐसा नहीं है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये समझने वाली बात। ठीक है, फिर क्या है? प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति उस पद को नियुक्त करता है जिसे कहाँ बहुमत हो? लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। समझ के रखो, यहाँ ना तो वर्ड संसद लिखा हुआ है, संसद का जो शुद्ध रूप है ना लिखने का वो ये हलंत के साथ है। ना तो यहाँ संसद लिखा हुआ है, ना यहाँ राज्यसभा लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है वो सामने दिख रहा है अपने को, क्या? लोकसभा की। प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जो कि लोकसभा में बहुमत रखता है। अब इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री कभी राज्यसभा से नहीं हो सकता। यह बहुमत की बात है। सिर्फ प्रधानमंत्री हो सकता है राज्यसभा से, लेकिन उसको बहुमत कहाँ होना चाहिए? मतलब ज्यादा लोग उसके फेवर में कौन से बोलने चाहिए? लोकसभा के सदस्य। इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी, मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे, है कि नहीं है? तो प्रधानमंत्री हो सकता है राज्यसभा से, लेकिन राज्यसभा से भी होने के बाद उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो कॉन्फिडेंस दिखाने चाहिए उस व्यक्ति के रूप में जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, चाहे वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का सदस्य हो। लेकिन बहुमत किसमें हो? लोकसभा के अंदर। बहुमत का मतलब क्या होता है ये अभी अपन आगे और देखेंगे लोकसभा के अंदर। इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की पसंद हो। ठीक है ना। और बहुमत का मतलब यह है कि जैसे 50% से ज्यादा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है अपने यहाँ, 50% से ज्यादा जैसे जिसके मत में फेवर होते हैं उसको अपन लोकप्रिय सरकार, बहुमत वाली सरकार बोलते हैं। समझ गए? तो 50% से ज्यादा लोकसभा के मेंबर्स उसकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। इसका मतलब होता है कि वो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, ये चीज। तो ये देखा अपन ने 75(1), बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। हमेशा जैसे अपन से देंगे 75(1) के साथ पढ़ो, इसको यूं लिखा जाता है क्वेश्चन में भी अपन से देंगे। तो 75(1) के साथ पढ़ने का मतलब क्या है ये? ओके, अब अपन देखते हैं 75(1) का है ना, 1 है, मेन आर्टिकल है, 1 है। ब्रैकेट के रूप में भी जैसे अपन इसको देखोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसमें बताऊं अपन यूं बेर एक्ट में आप जैसे इसको पढ़ते हैं अपन, देखो मैं वो बता रहा हूं अपने 74(1), ठीक है। तो एक का जैसे अपने आप में भाई नो डाउट सब आर्टिकल तो हो ही जाएगा, ठीक। और एक का अपने आप में पूरा ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसलिए मैंने अगली लाइन में लिख दिया, ठीक है ना। अगर यही इसी लाइन के अंदर लिखा रहता है ना फर्स्ट रो के अंदर, इस फर्स्ट कॉलम में, सॉरी इस कॉलम में लिखते हैं तो वो सारे मेन आर्टिकल है, अगले कॉलम में जितने वो सब आर्टिकलों ने पूरा ही ब्रैकेट के रूप में लिखा गया, ठीक है। यूं तो एक है, ये क्या है, मंत्रिपरिषद के आकार की ये बात करता है, ठीक है ना। साइज कितनी होगी मंत्रिपरिषद की? मंत्रिपरिषद है, देखो बार बार बोल रहा हूँ, मंत्रिमंडल नहीं। मंत्रिमंडल तो शब्द ही एक ही बार है अनुच्छेद 352 में, और कहीं है ही नहीं, तो कंफ्यूज होना ही नहीं बार बार। मंत्रिपरिषद के आकार की बात करता है। ये क्या कहता है, देखो मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का आकार का निर्धारण नहीं था। मेन मतलब ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना अपना, ओरिजिनल कौन सा, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके अंदर इसका वर्णन आकार का है ना, साइज का वर्णन नहीं था। परंतु 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003, उसमें प्रधानमंत्री कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, ध्यान रखना है, ठीक है ना, एनडीए प्रथम, ठीक है ना, के द्वारा यह सुनिश्चित कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होगा, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। अब देखो, ठीक है ना, होगा वही अनिवार्यता का अंश।
अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो लोकसभा है ना, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, 15 नहीं है 15% लोकसभा का, और लोकसभा के कुल सदस्य है, वर्ड देखते जाओ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबसे पहली बात तो लोकसभा है ना, कि कुल सदस्य है, वो इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग ये मत दिमाग लगा देना। लोकसभा की कुल सदस्य कितना, 15%, ठीक है, और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, ये ध्यान देने वाली बात है ना। अब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या, तो अब अपन जैसे ये मंत्रिपरिषद में वो अपन जब संसद पढ़ेंगे ना, तब और इसको मैं डिटेल में बता दूंगा, वहां पे सारे अपने पास गणित है उसकी, ठीक है। जैसे अभी क्या है, जैसे यहाँ देखो 545 का निकालते हैं अपन, ये तो 00 आ जाएगा, ये करीबन करीबन देखो आ जाएगा अपने 581, और राउंड ऑफ कर देंगे तो 82 मैक्सिमम जैसे जो इसमें हो सकती है ये, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर है, ओके। तो इसके अंदर ये चीज है, एक का 50% लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% अधिक नहीं, और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, ओके। अब अपन पढ़ते हैं, एक है, एक है क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपना जो 91वां संविधान संशोधन है ना 2003 का, ये भी उसी से जोड़ा गया है। मतलब साइज के अंदर अभी अपन ने जैसे जो ऊपर पढ़ा ना, साइज की जैसे जो बात थी, वो तो एक कह में ही है, 95 एक कह में, वो जोड़ा गया था 91वें संविधान संशोधन से, ठीक है ना। और सेम टू सेम जो है एक है, वो भी जोड़ा गया है 91वें संविधान संशोधन 2003 अटल बिहारी वाजपेयी एनडी। अब देखो एक है क्या कहता है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध हो तथा उसे 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के तहत दल बदल से संबंधित है, 10वीं अनुसूची, ठीक है ना। दल बदल, दल बदल का मतलब होता है जैसे पहले कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में चले गए, ये दल बदल है, एंटी डिफिक्शन, ठीक है। 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अंतर्गत उस सदन का सदस्य बनने के अयोग्य घोषित कर दिया हो, वह संविधान के अनुच्छेद 74 एक के तहत मंत्री के पद पर नियुक्त के लिए अयोग्य माना जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे क्या था, अभी अपन ने पढ़ा 74 एक के तहत, तो देखो 74 एक में क्या है, ये मंत्रिपरिषद की बात है, ठीक है। तो वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होगा ऐसा व्यक्ति जो दल बदल के तहत अयोग्य घोषित करार दिया गया है, ये है इसका मतलब, ठीक है ना। संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो किसी भी राजनीतिक दल के संबंध हो तथा 10वीं अनुसूची मतलब दल बदल संबंध के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, ठीक है ना। ये दल बदल के संबंध में जो अयोग्यता का जो घोषणा होती है ना, उसमें स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। अन्यों के अंदर राष्ट्रपति निर्णय लेता है योग्यता के मामले में। इसके अलावा जो केसेस होते हैं योग्यता के, उनमें राष्ट्रपति फैसला लेता है निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, ठीक है ना। लेकिन जहां तक दल बदल की बात है, तो दल बदल के आधार पे जो व्यक्ति की संसद सदस्य की योग्यता का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है स्पीकर का। तो ऐसा व्यक्ति अयोग्य घोषित होएगा दल बदल के तहत, ठीक है ना। फिर क्या है, वह संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत मंत्री पद के लिए नियुक्ति के लिए भी अयोग्य माना जाएगा। मतलब जब वो सदस्य नहीं हो सकता तो मंत्री तो वो बन ही नहीं सकता ना, बात ये है, ठीक है ना। अब ये जो अयोग्यता है ना, तब तक रहेगी जब तक कि, मतलब ये तो आप समझ गए अपन कि ठीक है कि दल बदल के तहत वो मंत्री सदस्य ही नहीं रहा तो वो व्यक्ति मंत्री नहीं रहेगा, ठीक है ना। वो दल बदल के तहत अयोग्य हो गया तो संसद सदस्य ही नहीं रहा वो व्यक्ति, तो मंत्री तो रह ही नहीं सकता। लेकिन अब बात ये आती है कि वो कब तक अयोग्य घोषित रहेगा, है कि नहीं। दल बदल के तहत कब तक अयोग्य घोषित रहेगा वो, ठीक है। तो ये कब तक घोषित रहेगा, तब तक कि जब तक तब तक अयोग्यता तब तक रहेगी जब तक कि निम्नलिखित में से जो भी पहले गठित हो, है ना। जैसे देखो क्या है कि संसद सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त नहीं हो जाती तब तक, ठीक है ना। जैसे मान लो आज जैसे अयोग्य घोषित करार हुआ और 2 महीने बाद संसदीय जैसे संसद क्या जैसे संसद सदस्य के रूप में उसकी पदावधि, चाहे वो राज्यसभा सदस्य हो तो 6 साल का कार्यकाल होता है,
लोकसभा सदस्य के रूप में जैसे 5 साल बाद लोकसभा डिजॉल्व हो गई, भंग हो गई, तो वो उसकी अयोग्यता उसके साथ ही समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरा क्या है, संसद सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित, जैसे अयोग्य घोषित करार दे दिया, त्यागपत्र दे दिया उसने, फिर उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में वापस जीत के आ गया, तो वापस जैसे जीत के आया तो उसके संसद सदस्य जो अयोग्यता थी वो खत्म हो गई, दबा मिट गया क्योंकि वापस निर्वाचित होकर आया। तो कहने का मतलब या तो पदावधि समाप्त हो जाए, ठीक है, या पुनर्निर्वाचित होकर आ जाए, तो इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उसके साथ ही उसका वो कलंक मिट जाएगा। ये है। तो अयोग्यता तब तक रहेगी जब तक कि इनमें से कोई भी चीज घटित नहीं होती, और जो भी घटित होगी चीज पहले, उसके साथ ही वह अयोग्यता उसकी खत्म हो जाए। पहले अगर संसद का सदस्यता खत्म हो गई, उसकी पदावधि खत्म हो गई, तो वैसे हो गया। और पदावधि खत्म नहीं हुई, जैसे मान लो कि लोकसभा की पदावधि खत्म नहीं हुई, ठीक है, अभी तो लोकसभा में 4 साल और पड़े थे, पहली साल ही वो अयोग्य घोषित कर दिया गया, फिर वो सीट खाली होगी, जैसे उसने त्यागपत्र दे दिया, अयोग्य होने के बाद सीट खाली हो गई, सीट खाली होने के बाद वापस उपचुनाव हुए, वहां पे बाई इलेक्शन, उस बाई इलेक्शन के अंदर वो व्यक्ति जीत गया, तो अब वो जो शेष समय है लोकसभा का, उस दौरान के लिए वो मंत्री वापस से बनाया जा सकता, ऐसे है ये चीज। ठीक है, तो ये चीज अपन को समझनी है। इसमें ये इस बार आईएएस प्री में भी ऐसे मिलता हुआ चलता ऐसे क्वेश्चन आया था कि कब तक उसकी अयोग्यता बनी रहेगी, ठीक है ना, तो जब तक पदावधि समाप्त नहीं हो तब तक, या जब तक वो पुनर्निर्वाचित नहीं हो जाता। ओके, फिर आगे अपन देखते हैं, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, अर्थात प्रत्येक मंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कैसा उत्तरदायित्व होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 75 किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। अब देखो, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या था, राष्ट्रपति जब चाहे ना किसी मंत्री को हटा सकता है। अब आप सोचो सर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर सकता है क्या, अरे यार एक बार 74(1) तो वापस पढ़ लो, अनिवार्यता का अंश, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के बगैर सिफारिश के कोई भी काम करेगा तो संवैधानिक होता है, 74(1), अरे देख लो ऊपर, ये लो अनिवार्यता का अंश है कि नहीं है। तो ये चीज गर्भित है, कुछ भी करे राष्ट्रपति, करेगा किसके अनुसार, 74(1) मंत्रिपरिषद की सलाह पर, समझ गए ये चीज। अब जरूरी नहीं कि जो सलाह लिखित ही हो, यहाँ पे बस ये है सहायता और सलाह देने के लिए, कहीं नहीं है लिखित विखित, यहाँ पर वो इमरजेंसी के अंदर है लिखित, ठीक है ना, कान पे बोल दिया है ना राष्ट्र मंत्रिपरिषद ने या मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री ने, तो वो भी चलेगा ऐसे, ठीक है ना, ये चीज है। तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है, तो कभी भी हटा सकता है राष्ट्रपति, अब हटाएगा तो प्रधानमंत्री की सलाह पे ही ना। तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करता है, प्रत्येक मंत्री अर्थात प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है, इंडिविजुअल रूप से उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि मंत्री नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह, ये ध्यान रखना। तो था 75(2). अपर था 75(3), मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली है ना, कलेक्टिवली सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होता है मंत्री, ऊपर अपन ने पढ़ा ही था। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से होती है। यहाँ देखो समझने वाली बात है ना, यहाँ लोकसभा लिखा है, संसद नहीं लिखा है, राज्यसभा नहीं लिखा है, क्या है, लोकसभा। तो 75(2) के अनुसार प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होता है राष्ट्रपति के प्रति। 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है लोकसभा के प्रति, 75(3) है ना, सामूहिक रूप से, ये ध्यान रखना है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप बताओ सर इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब तो समझाओ। अरे प्यारे, अनुच्छेद 75 पढ़ेंगे डिटेल में, बिल्कुल अलग से सेपरेट फाइल में, वहां सब आएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो आप समझो बेसिक बेसिक चीज। फिर क्या, अनुच्छेद 75(4), राष्ट्रपति प्रत्येक मंत्री को पद धारण करने से पूर्व तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार उसको पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है, पद की भी और गोपनीयता की। तो प्रत्येक मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, उसको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है ना। तो ये 75(4) बोलता है। और अनुसूची 3 जो है ना, उसमें संबंध है, उस अनुसूची 3 का संबंध है शपथ प्रारूप से, बताया था मैंने जब अपन ने बेसिक एक ढांचा देखा था कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कैसे कैसे ये बना हुआ आर्टिकल्स वगैरह सब अनुसूचियां, ठीक है।
तो तीसरी अनुसूची का संबंध है किससे? शपथ। आप भी थोड़ी देर पहले देखा था 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से। ऐसे अभी नीचे देखेंगे दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? वेतन भत्ते से। ये यहाँ पे ठीक है। फिर अपन देखो, फिर देखते हैं 75(5) क्या है ये, कि किसी भी गैर संसद सदस्य व्यक्ति को मंत्री प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन वह वह व्यक्ति मतलब वह व्यक्ति मंत्री प्रधानमंत्री निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो इस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा, है ना, कि ये निरंतर इसमें ध्यान देना है, लगातार, है ना। अगर लगातार टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, लगातार लगातार वो अगर नहीं है 6 माह तक मेंबर किसी भी सदन का, तो वो मंत्री नहीं हो सकता। इसका मतलब दूसरा एक ये भी लगाया जाता है कि कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बनते समय अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर मंत्री या प्रधानमंत्री का मतलब मंत्री या प्रधानमंत्री पद बनने देने के लिए संसदीय किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, जैसे इंदिरा गांधी बनी, मनमोहन सिंह बने, ठीक है। ये चीज है, दोनों इसके मतलब निकलते हैं, ठीक। फिर क्या देखो 75(5) में अच्छी चीज और है, मंत्री दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, दोनों सदनों में बोल सकता है, ठीक है। बोल है यहाँ पे, बोल सकता है, माइक पे खड़े होकर बोल सकता है, बगैर माइक के भी बोल सकता है, ठीक है ना। कार्रवाई में भाग ले सकता है, बैठे बैठे देख सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वह उस सदन में मतदान में भाग नहीं ले सकता। ये चीज वापस समझो, बोल सकता है, भाग ले सकता है, भाग लेने का मतलब बैठे बैठे देख रहा है भाई क्या है, लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकता, है ना। मतलब मतदान में भाग नहीं ले सकता जिसका वो सदस्य नहीं है। मतलब जैसे मान लो नरेंद्र मोदी आज लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन वो राज्यसभा में भी बोल सकते हैं, जाते ही हैं, वहां भाग ले सकते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के अंदर मतदान नहीं दे सकते। कहने का मतलब मतदान मतदान वही देगा जिसका वो सदस्य है, लिखा हुआ है, अर्थात वह केवल उसी सदन में मत दे सकता है जिसका वह सदस्य है, ठीक है ना, लेकिन बोल और कार्रवाई में भाग वो किसी की भी ले सकता है। ये फिर 75(6) में क्या, मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। संसद, लोकसभा राज्यसभा नहीं, संसद द्वारा, मतलब दोनों सदनों के द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद 75(6) के अंदर है ये। और ये इन वेतन भत्तों का उल्लेख है अपने अनुसूची 2 के अंदर। तो अपन ने इस अभी जो देखा इस वीडियो के अंदर 3 अनुसूचियां देख ली, दूसरे के अंदर वेतन भत्ते, तीसरी के अंदर शपथ प्रारूप है ये, ठीक है, और 10वीं के अंदर दल बदल है। समझ समझ जो चीज आ रही वैसे देखते जाओ, रिविजन अच्छा होता है, ठीक है। फिर 75 हो गया, तो 75 के अंदर पूरा अपन ने देखा 75(1), 75(1) के बाद कैक है, फिर 75(2), 75(3), 2 के अंदर व्यक्तिगत होता है, 3 के अंदर सामूहिक होता है, 4 के अंदर जैसे अपन ने देखा कि 2 के अंदर हाँ व्यक्तिगत, 3 के अंदर सामूहिक, 4 के अंदर अपन ने देखा शपथ प्रारूप, 5 के अंदर अपन ने देखा कि 6 महीने के अंदर सदस्य लेनी पड़ेगी, और 5 के अंदर अपन ने एक चीज और देखा, बोल सकता है, भाग ले सकता है, मतदान नहीं दे सकता जहाँ का सदस्य नहीं है जिस सदन का। फिर 75(6) के अंदर देखा अपन ने वेतन भत्तों की जो बात है वो संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित होता है, फिक्स नहीं है, समय समय पर। अभी जैसे जो चल रहे हैं वो 2018 वाला प्रारूप है, ओके। फिर अनुच्छेद 76 का जो संबंध है वो न्यायवादी से, न्याय आ रहा है, हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, न्याय, ठीक है, तो इसका अलग से अपन पढ़ेंगे 76 का। फिर जैसे मैंने बताया था, फिर दूसरा टुकड़ा चालू होता है इसका आर्टिकल नंबर 70, आओ उसको देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 77, भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार है ना, भारत सरकार, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत सरकार के कार्यों के संचालन संबंधी जितने भी नियम है राष्ट्रपति बनाता है अनुच्छेद 77 के अनुसार। इसके तहत ये नियम देखो बना हुआ, राष्ट्रपति ने जो बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, ये इसका लिंक है, ठीक है। तो ये बेसिक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी अपन आर्टिकल 77 पढ़ेंगे ना, उसमें सारा डिटेल के अंदर है ये देखो, ये है, ठीक है, ये देखो देख लो आप कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, भारत सरकार कार्य आंदोलन नियम 1961, ये 2017 तक के। ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट रेस्पॉन्सिबल होता है ये पूरा, ये गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार के कार्य के संचालन की सर्वोच्च संस्था जो है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है,
इसका हेड होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है ना। अब कैबिनेट का देखो यहाँ ट्रांसलेशन क्या है, मंत्रिमंडल, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पूरा देखो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वगैरह सब बता रखा है कि देखो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, कृषि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आया था, मोदी ने नाम चेंज कर दिया। यहाँ देखो ये सभी मिनिस्टर्स के बारे मिनिस्ट्रीज के बारे में कि कौन कौन से डिपार्टमेंट उसके अंदर होंगे, कैसे क्या होंगे, ये सभी का इसके अंदर वर्णन है। तो ये है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, किसने बनाया, राष्ट्रपति ने बनाया, ऐसे, ठीक है। तो ये भारत सरकार के कार्यों का संचालन संबंधी नियम है, ये अपन जैसे देखते हैं ये राष्ट्रपति बनाते हैं, ठीक है। और कैबिनेट सेक्रेटरीट है, ये मेन बॉडी है जो भारत सरकार के कार्यों का संचालन करती है। और कैबिनेट सेक्रेटरी का हेड होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मतलब सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय का हेड होता है मंत्रिमंडलीय सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ा आईएएस है इंडिया के अंदर, टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया इज कैबिनेट सेक्रेटरी, जो किसको हेड करता है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को। पब्लिक हेड में पढ़ा भी था अपन मीन्स के। फिर 77(1) में क्या है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पे की हुई कही जाएगी, ठीक है ना। कार्यपालिका मतलब कार्यपालिका के अंदर क्या आ जाते हैं, सभी मंत्री आ जाते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, तो वो किसके नाम पे काम करते हैं, राष्ट्रपति के नाम, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर मैंने दिखाए थे सभी सिविल सर्वेंट्स के राष्ट्रपति वाली फाइल के अंदर। फिर क्या है देखो, राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्देशित किए जाए। मतलब कहने का मतलब राष्ट्रपति के नाम पे जो काम हो रहा है वो ऐसे नियमों के द्वारा ही होना चाहिए जो कि राष्ट्रपति ने ही बनाए हैं, है ना। ऐसा नहीं कि किसी और ने बनाए और राष्ट्रपति के नाम पर आप काम कर रहे हो, नो, राष्ट्रपति ने नियम बनाया, उस नियम के तहत वो व्यक्ति एम्पावर हुआ हो और फिर वह व्यक्ति वो काम कर रहा हो। जैसे आपको ध्यान हो मैंने नियुक्ति पत्र दिखाया था जो संबंधित विभाग के उप सचिव ने जारी किया है, लेकिन वो राष्ट्रपति की आज्ञा से जारी हुआ हुआ, नीचे लिखा हुआ ऐसे, ठीक है ना। तो ये है राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों से वो निर्देशित, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश और लिखित की विधि मान्यता इस आधार पर प्रस्तुत कर दी जाएगी वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया निष्पादित आदेश लिखित नहीं। कहने का मतलब जब राष्ट्रपति ने एम्पावर कर दिया तो राष्ट्रपति उसमें साइन क्यों करेगा, जब वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर किसी व्यक्ति को वो उप सचिव दे रहा है इंडियन सिविल सर्विस के अंदर, बीओपी का दे रहा है इंडियन सिविल, तो राष्ट्रपति ने एम्पावर किया उस व्यक्ति को नियम बनाकर, तो अब उसकी ये जांच नहीं हो सकती कि नहीं मैं तो राष्ट्रपति की सील, राष्ट्रपति के साइन वाला ही ज्वाइनिंग लेटर लूं, नहीं, राष्ट्रपति ने एम्पावर कर दिया तो वो व्यक्ति काम कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है डीओपी, अंडर सेक्रेटरी भी या डिप्टी सेक्रेटरी भी, उसको ऐसे है बात, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति काम करेगा राष्ट्रपति के नाम पे तो पहले राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाए जाए, फिर जब राष्ट्रपति के नाम पे काम कर रहा है तो वो फिर वो उसकी विधि मान्यता प्रसंगत नहीं की जा सकती। ये था अपना अनुच्छेद 77। ओके, फिर अपन पढ़ते हैं 77(3), ठीक है। 77(3) क्या बोलता है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक, देखो अभी अपन ने पढ़ा भारत सरकार का कार्य, ठीक है। अभी अपन ने जो ऊपर पढ़ा है ना 75(1), उसमें भी क्या था, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई, ठीक है ना। एक सेकंड, उसमें तो हाँ सही है, मतलब 77 के अंदर तो 77 का तो हेडिंग है भारत सरकार के कार्यों का संचालन, इसके अंदर एक में आया समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पे, 2 के अंदर आया कि नियम बना सकता है राष्ट्रपति और नियमों के अनुसार ही कार्य होगा, और ऐसे नियम या ऐसा कार्य जो है ना, जो कार्य किया है इस आधार पर वो प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रपति ने नहीं किया, ठीक है। 77(2) के अंदर ये हो गया। और फिर 77(3) के अंदर अपन क्या देखते हैं कि ये पोर्टफोलियो सिस्टम है, बड़ा इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों के उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, ठीक है ना। भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक, तो देखो ये जो है ना वो नियम वो यहाँ है, जो अभी 1961 वाला कार्य संचालन नियम है ना, ये देखो ट्रांजेक्शन फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे, तो मैं पेस्ट कर दूंगा उसको पीडीएफ में, आपको यहाँ मिल जाएगा वो, तो वो नियम यहाँ बनाया राष्ट्रपति ने, और इसी और ये तो नियमों के तहत तो है ना कार्य
किए जाने सरकार के कार्य संबंधी तो वो नियम बन गया। और फिर क्या, मंत्रियों के मध्य उक्त कार्यों के आवंटन के लिए ये पोर्टफोलियो सिस्टम है 1861 के तहत। 1861 का जो अधिनियम था ना, उसी में सबसे पहली बात आई थी पोर्टफोलियो सिस्टम। तो ये जैसे मान लो कि ये क्या कि जैसे गृह मंत्रालय बना दिया, रक्षा मंत्रालय, ठीक है ना, यूं अलग अलग मंत्रालय बनाना। तो किसी मंत्रालय का जैसे नाम चेंज करना है तो वो नाम चेंज करना तो इसमें आ जाएगा भारत सरकार के कार्यों में। और मंत्रियों के उक्त कार्यों के लिए आवंटन कि जैसे कौन सा मंत्री क्या होगा, कैसे काम करेगा, तो ये कौन करता है, ये राष्ट्रपति। भाई मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कार्य का आवंटन कौन करेगा, मंत्री को, राष्ट्रपति। और भारत सरकार के कार्य किस तरह से किए जाएंगे उन संबंध में जो नियम बनाने, जैसे अभी कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स, वो किसने, राष्ट्रपति। तो ऐसे, तो क्या समझना है, वो जो 1961 वाले जो रूल्स है ना, वो तो ये भारत सरकार के कार्यों से संबंधित है। और मंत्रियों के मध्य कार्यों का विभाजन जो होता है वो पोर्टफोलियो सिस्टम कहलाता है। विभाजन मतलब जैसे पूरा अपन जैसे देखेंगे जब ये आर्टिकल 77 पढ़ेंगे कि कैसे पूरी जैसे जो मिनिस्ट्रीज है उसमें कैसे कैसे किसको क्या विभाग मिलेगा, इसका आवंटन कौन करता है, कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा, मतलब मंत्रालय विभागों में टूटे होते हैं, तो कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को मिलेगा इसका निश्चय कौन करता है, राष्ट्रपति का। समझ गए ये। ओके, फिर आर्टिकल नंबर 78 अपन देखते हैं क्या है। 78 क्या कहता है, 78 के अंदर है, देखो किसके कर्तव्य है 78, पहले तो ये पढ़ो, राष्ट्रपति को जानकारी देने के आदि के संबंध में किसके कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। किसको देनी जानकारी, राष्ट्रपति को देनी है। कौन देगा, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री क्या है, कर्तव्य है, भैया करना पड़ेगा, नहीं करोगे ना तो फिर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा एक तरह से। ये ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है, पहला 78, अब ये 78 1 2 3 नहीं है, क्या क्या गए ABC, क्या है, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी। कार्यकलाप का प्रशासन का मतलब क्या है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स, कि संघ कैसे काम कर रहा है, कौन कौन से जैसे आपने बनाए हुए हैं नियम, उनके संबंध में जितनी भी जानकारी है ये प्रधानमंत्री क्या देगा, राष्ट्रपति को देगा। कि जैसे कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स है ना, उनके तहत कैसे कौन क्या कार्य कर रहा है, ये है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, कि संघ के कार्यकलाप संबंधी जो भी मामले है ना, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन से आप ये मत समझ, संघीय प्रशासन, संघ का जो भी कार्य वगैरह हो रहे हैं ना, उनके प्रशासन संबंधी जो आपने निर्णय लिए हुए हैं, ठीक है। जैसे अभी अपन ने, मैंने गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस रूल्स दिखाया है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स, तो उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, ठीक है, और अन्य सेक्रेटरी कौन है, तो वो क्या क्या काम कर रहे हैं, ये सारी बातें संघ के कार्यकलाप के प्रशासन, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। और दूसरा विधान विषयक, कि जैसे कौन कौन से बिल अभी पेश होने वाले हैं, चर्चा में कौन कौन से चल रहे हैं। विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा कौन, प्रधानमंत्री के कर्तव्य के रूप में, प्रधानमंत्री, है ना। तो संघ के जो कार्यपालिका के अंदर सब आते हैं, मंत्रिपरिषद के कार्य, सभी ब्यूरोक्रेट्स के कार्य, तो वो जो संघ के जो कार्यकलाप हैं, जो अफेयर्स हैं सेंटर के, और जो विधान संबंधी जो विषयक हैं, जो मंत्रिपरिषद चर्चा करने वाला अगले सत्र में, उनके ऐसे विनिश्चय जो होते हैं, प्रपोजल्स, वो प्रधानमंत्री किसको बताएगा, राष्ट्रपति को बताएगा। प्रपोजल्स हैं कि आगे अपन ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये तो थे प्रपोजल्स की, ऐसे विनिश्चय से जो होते हैं वो। फिर ख के अंदर क्या है कि ऐसी जानकारी जो राष्ट्रपति मांगे। भाई पहले में तो वो थे जो विनिश्चय जो राष्ट्रपति ने, अभी राष्ट्रपति मतलब मंत्री ने जो विनिश्चय कर लिया है कि ऐसा बिल अपन लाएंगे, ऐसे प्रपोजल राष्ट्रपति को बताया। ख में था कि जो राष्ट्रपति मांगे वो सूचना देनी पड़ेगी, किससे संबंधित, संघ के कार्यकलाप से संबंधित या विधान विषय कोई भी प्रपोजल है तो वो राष्ट्रपति अगर मांगता है तो देनी पड़ेगी, ठीक है। और ग के अंदर क्या है, ऐसा इशू जिसपे पर्टिकुलर मंत्री ने तो विचार कर लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो वो भी राष्ट्रपति की नॉलेज में लाया जाना चाहिए। क्या देखो, किसी विषय को जिस पर मंत्री ने भी निश्चय कर लिया है, गृह मंत्री जैसे फॉर एग्जांपल ने कर लिया, किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, सिर्फ गृह मंत्री ने किया है, गृह मंत्री का एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, किसी एक मंत्री ने किया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने अभी एज ए होल इस पर विचार नहीं किया, तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखेगा कौन, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताएगा कि मंत्री ने विनिश्चय कर लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने अभी इस पर विचार नहीं किया, तो राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री को बोले कि आप ये चीज
बताओ मंत्रिपरिषद को, तो वो प्रधानमंत्री उस चीज को मंत्रिपरिषद को बताए, है ना। राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। कौन? अभी रखे है तो कौन रखेगा? प्रधानमंत्री रखेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या है? कर्तव्य। ऐसे। तो कै में क्या था? कै के अंदर तो क्या था कि विनिश्चय, मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है तो वो राष्ट्रपति को बताए। के ए में तो, कै में तो, ख या बी में क्या था? जो राष्ट्रपति मांगे वो प्रधानमंत्री को देनी पड़ेगी। और सी में क्या था? अगर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है ना, गय में मंत्री ने तो कर लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने नहीं किया है, तो अगर राष्ट्रपति चाहता है कि नहीं मंत्रिपरिषद को वो चीज पता चलनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री वो चीज मंत्रिपरिषद के समक्ष, ठीक है ना। ये चीज ऐसे था। तो ये हो गया। तो ये जैसे जो अपन ने सारे देखे, तो ये आर्टिकल्स थे अपने पूरे 74, 75 और फिर 77, 78। 75 के अंदर मतलब 74 में तो 2 ही है, 1 और 2 सब आर्टिकल। 75 के अंदर 6 थे, 1 से लेके 6, टोटल तो वो 8 हो जाएंगे। मतलब क और ख और जो अपन जोड़ देंगे, एक है और एक है, ठीक है। तो वो 75 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 77 के अंदर अपन ने देखा और 78 के अंदर अपन ने देखा क्या क्या, ठीक है। ऊपर देखो 77 के अंदर 1 2 3 देखे थे 77 में, और 78 के अंदर क्या क्या के रूप में भी 1 2 3 देखे, लेकिन क्या क्या गया वहां, ठीक है। तो ऐसे ही आर्टिकल्स है, इनका एक माइक्रो बना लो, माइक्रो बना के उसका रिवीजन करो। माइक्रो में बेसिक बेसिक जो मैंने वर्ड हाईलाइट्स किए ना, केवल एक वो ही रहना चाहिए, एक वर्ड रहना चाहिए एक आर्टिकल के लिए, ठीक है। तो माइक्रो को मैंने आपको शक्ल दिखाई हुई है किस तरह से, क्या माइक्रो जैसे होते हैं वैसे अपन को कार्य करना है, ठीक है। तो एक माइक्रो बना के इसका रिवीजन कर लो। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे एक एक आर्टिकल, मतलब 74, 75, 77, 78 के अंदर डिटेल्स के अंदर क्या क्या होना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो। अब इस 74 में अपन देखेंगे कि मंत्रिमंडल, जैसे अपन ने देखा ना मंत्रिमंडल, कैबिनेट और मंत्रिपरिषद, काउंसिल मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है, कितने तरह के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सब कंसर्निंग फाइल्स के अंदर ये चीज आई। लेकिन पहले इसको पढ़ो पूरा माइक्रो के रूप में, जब तक इसको नहीं पढ़ोगे ना माइक्रो रूप में, वो आगे नहीं आएगा एलोब्रेशन, भाई इसी का विस्तार है बाकी, और क्या है ये चीज। ओके, तो ऐसे इसको देख लो। ओके।